आप सोचकर देखिए कि चाइना ने यहां पर श्रीलंका के इस कॉर्नर पर हम्बनटोटा पोर्ट को 100 साल के लिए 99 ईयर के लिए श्रीलंका से लीज पर ले लिया था, उसे डेथ ट्रैप में फंसा करके। तो यहां से जो हम्बनटोटा पोर्ट लिया था, वो हम्बनटोटा पोर्ट भी इसीलिए लिया था कि कल को कोलंबो पोर्ट की जगह मेरा अपना एक तरह से ढाबा और रेस्टोरेंट होगा, वैसे समझिए। तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेट निकोबार को वैसे ही डेवलप की जाए। ग्रेट निकोबार को डेवलप करने में यहां पर अगर हमने सेम यही फैसिलिटी डाल दी जो उपस्थित है कोलंबो पोर्ट में, जो है सिंगापुर में, तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा। कैसी अपॉर्चुनिटी? जब जहाज यहां रुकेंगे तो जहाज के साथ साथ ट्रांसशिपमेंट शुरू होगा। आज भारत का सामान कोलंबो से यहां पहुंचता है, अंडमान निकोबार से हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना शुरू हो जाएगा, चेन्नई पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये तमाम जगह पर हम यहीं से अपना सामान पहुंचाना शुरू करेंगे, ऐसे हम कयास लगाते हैं। स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस तो है ही है। और हम इस क्षेत्र को अगर सामरिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से डेवलप करने के अलावा अगर यहां पर फ्री ट्रेड एरिया बना दिए, जैसे दुबई बना हुआ है, बिल्कुल अगर ऐसा इसको डेवलप कर दिए तो हमें सिंगापुर दूसरा अपना शहर बनता हुआ दिख जाएगा। कुछ इस तरह की प्लानिंग इस ग्रेट निकोबार को लेकर चल रही है और इसी को लेकर के हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने परमिशन दे दी। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए परमिशन दे दी कि यहां जो पेड़ पौधे कटेंगे उन्हें कहीं और लगा देना, यानी जितने पेड़ यहां काटोगे भारत में कहीं उन पेड़ों को लगा देना। तो तय हुआ कि यहां पर अगर 60 किलोमीटर क्षेत्रफल में, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पेड़ कटेंगे तो 97 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल के आसपास उतने ही पेड़ हरियाणा के आसपास अरावली के अंदर लगा दिए जाएंगे। तो यहां की एरिया को इस तरह अरावली से कंपनसेट कर दिया जाएगा कि वहां पेड़ लगा दिए जाएंगे, ताकि कंपलसरी एफॉरेस्टेशन जो कैंपा एक्ट बना हुआ है उसको काम में लेते हुए पौधों को किसी तरह से पर्यावरणीय नुकसान इंसान तक नहीं होने दिया जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों को यह पूरी कहानी समझ में आ गई। अब ये जो जगह आपको हमको इतनी इंपॉर्टेंट लगी है, क्या किसी को कभी नहीं लगी? क्या लगी ना। इस जगह को पहले भारत के मराठाओं ने पूरी तरह से समझा था, अंग्रेजों ने समझा, डचों ने समझा, जापानियों ने समझा। जापानियों ने 1900 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो यहां पे अटैक कर दिया था। आजादी से पहले हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका महत्व समझा था। मतलब यह जगह इंपॉर्टेंट है, यह दुनिया का हर देश जानता है। वो ये चाहता है कि इस जगह पर उसका नियंत्रण रहे और इसीलिए भारत भी इसको विकसित करने के बारे में लगातार विचार करता रहा है। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ जाए कि यह कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से यहां पर काम करने के बारे में सोचा जाता है। ऑलरेडी हमारे द्वारा यहां पर ट्राई सर्विस कमांड बनी हुई है, अंडमान निकोबार कमांड के नाम से वो काम करती है। 2001 से यहां पर कार्य कर रही है। इस कमांड को पहले कमांडर इन चीफ चलाया करते थे, मतलब कि उस तरह के एडमिरल अरुण प्रकाश जो हैं वो इस कमांड को पहले चीफ बनकर के ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है साहब, इस जगह की सुरक्षा में एक बार यहां पर आप देखें तो रामनाथ कोविंद जी जब प्रेसिडेंट थे तब वो यहां पर गए थे। तो यहां पर हमारी ट्राई सर्विस कमांड यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सब लोग यहां पर अपने आराम से बैठ करके मतलब कोऑर्डिनेशन में देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। कुछ पर्यावरणीय चुनौतियां भी रही हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अंडमान निकोबार बना हुआ है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी का प्रोन जोन है, यानी कि जमीन की जो प्लेट है उनके हिलने डुलने से समुद्र में आया हुआ भूकंप जो सुनामी बनता है उस वजह से यहां पर नुकसान संभावित होता है। 2004 में यहां पर सुनामी आया था जिसके चलते रिपोर्टेड है कि 15 फीट तक तट जमीन में डूब गए थे। बहुत सारे आदिवासियों को जो यहां जंगलों में रहते हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ा था। एक बड़ी चुनौती उस समय अर्थक्वेक की इंडियन ओशियन के अंदर बनकर आई थी। तो चुनौती यह है कि अगर कुछ यहां बना दिया गया तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कल को किसी ऐसी ही सुनामी की भेंट ना चढ़ जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2004 में भारत के अंदर जो सरकार बनी, यूपीए सरकार, उसने इस बारे में सोचना, जो 2001 में शुरू हुआ था कि ग्रेट निकोबार को हम डेवलप करेंगे, उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। बोले हम इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा आईएनएस बाज यहां पर खड़ा हुआ है कैंपबेल बे के अंदर, जो कि यहां पर आईएनएस बाज ग्रेट निकोबार के अंदर सुरक्षा के लिहाज से खड़ा हुआ है। बोले हम यहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, 2015 के अंदर यहां पर मोदी जब सरकार आती है उस समय तय होता है कि भाई अंडमान निकोबार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पैसे खर्चने होंगे। 10,000 करोड़ का एक संभावित बजट निकाला जाता है, जिसमें 5,000 करोड़ कनेक्टिविटी विस्तार के लिए मेजरली, जिसमें कि कई बंदरगाहों का विकास करना था, बंदरगाहों के साथ साथ जहाजों की खरीद करनी थी, रणनीतिक और सामरिक रूप से इस जगह को इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ाना था। समय बीतता गया, समय बीता 2018 आया, फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट की प्लानिंग की गई कि नहीं, अंडमान निकोबार को हमें बहुत अच्छे से डेवलप करना होगा। 2020-21 में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार द्वीप
द्वीप के विकास के लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट की बात थी, ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात थी, टाउनशिप की बात थी, कई इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाओं की बात थी। उन सबको एक प्रकार से नीति आयोग ने प्रेजेंट किया। ये उस नीति आयोग की फाइल के कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित करने के बारे में 2021 में बात करना शुरू किया गया। 2020 और 21 के इसी दौर में प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार को मैरीटाइम और स्टार्टअप हब कहते हुए रिकॉग्नाइज करवाना शुरू किया गया कि आने वाला समय देखना कि यह जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 2021 में भारत के कई कछुओं पर रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स ने कहा कि अगर कोई ग्रेट निकोबार पर ऐसा काम किया तो यहां पर लेदर हेड कछुए पाए जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होगी साहब, कछुए मर जाएंगे, इसलिए यह काम करना। तो प्रकृति पर्यावरण जो है वो विकास के साथ हमेशा कहीं ना कहीं जाकर टकराता जरूर है कि अगर आप कहीं घर बनाएंगे तो पौधे कटेंगे, कहीं फैक्ट्री डालेंगे तो पौधे कटेंगे, पॉल्यूशन होगा। लेकिन विकास और पर्यावरण में किसको प्राथमिकता दी जाए, यह हमेशा से ही एक चुनौती रही है। ऐसे में इस चुनौती में फिलहाल सरकार ने विकास को चुनते हुए पर्यावरण को कंपनसेट करने का काम किया कि चलो भाई यहां जो पौधे कटेंगे, पेड़ कटेंगे, उन्हें हम कहीं और ले जाकर लगा देंगे जहां खाली जगह है। ठीक है साहब। 2021 में पूरी तरह से ग्रेट निकोबार का प्लान तैयार किया गया। ग्रीन पैनल ने पूरी तरह से तैयारी हुई कि यहां पर 130.75 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एरिया ग्रेट निकोबार के अंदर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम तय हुआ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार के अंदर इस ग्रेट निकोबार वाले एरिया में जो बिल्कुल दक्षिण पर है, इंदिरा पॉइंट के पास है, वहां पर बनाना तय हुआ, जिसमें एयरपोर्ट बनाना, प्रपोज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना, पावर प्लांट बनाना, रहने के लिए जगह बनाना, जिसमें ऑलरेडी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, गलाथिया नेशनल पार्क स्थित है, कैंपबेल बे नेशनल पार्क स्थित है। इन सभी के बीच में एक टाउनशिप बनाने की प्लानिंग की गई। कहा गया कि इस पूरे काम को करने के लिए नीति आयोग के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समन्वित विकास निगम मिलकर के काम करेगा और इस पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें गलाथिया जो खाड़ी है वहां पर गहरे समुद्र का बंदरगाह, जिसकी जो क्षमता है वो 16 मिलियन टीईयू होगी, मतलब कि 1.60 करोड़ कंटेनरों को संभालने की इसकी क्षमता होगी। ऐसे इसे विकसित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाए जाएंगे, 2 ग्रीनफील्ड कोस्टल टाउनशिप यहां पर बनाई जाएंगी। कुछ इस तरह से एआई जनित जब इतनी सारी बातों को आप प्रॉम्प्ट में डालते हो तो कुछ ऐसा बन करके दिखाई देता है कि ठीक है साहब, ऐसी चीज बनाई जाएगी। तय हुआ कि यहां पर ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, जिसकी यात्री क्षमता 4000 यात्री प्रति घंटे की 2050 तक हो जाएगी। इस तरह से यहां पर काफी सारे काम किए जाएंगे। करने के पीछे का असल उद्देश्य इसका सामरिक महत्व था, चीन को जवाब था। चीन को क्यों? क्योंकि चीन ने ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से, चाहे ग्वादार पोर्ट हो, हम्बनटोटा हो, चाहे चटगांव हो, क्यांगफू हो, इनके थ्रू भारत को चारों तरफ से ऑलरेडी घेर रखा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए हमने ये जो डायमंड का जाल बुना है, इस डायमंड के जाल के लिए हमें ग्रेट निकोबार में बैठना जरूरी था। हमें स्टेट ऑफ मलक्का के इस 6 डिग्री चैनल के एक ऐसे पोर्शन पर, माना कि यह 150 किलोमीटर चौड़ा है, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तुलनात्मक रूप से 1/3 ही चौड़ा हो, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी स्ट्रेटेजिकल जगह प्रेजेंट होंगे जो आपके लिए केवल चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नहीं, आप अगर व्यापार में उसे यूज में लेना चाहें कि आपके जहाज जो सिंगापुर में रुक रहे हैं, डॉक हो रहे हैं कोलंबो में, वो यहां भी डॉक हों और भारत को ग्रोथ दें। तो जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में आई, तो स्टेट ऑफ मलक्का से भी इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको यहां पर समझ में आया हो कि कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट पर जो निर्भरता है भारत की, उसे कम करने के लिए शायद इसका इस्तेमाल किया जा सके। समुद्री मार्ग जो यहां पर पोर्ट्स के ऊपर पोर्ट ऑन कॉल व्यवस्था है, उस पर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को भारत के लिए भी यूज में लिया जा सके। ये तमाम चीजें यहां पर डिस्कस होना शुरू हुई कि ये इस तरह से भारत के लिए उपयोगी होगा। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि कांग्रेस का कहना है कि आप जब इसका निर्माण करेंगे तो पेड़ काटेंगे और यहां पर रहने वाली जनजातियों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात को लेकर के पर्यावरण के लिए वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, ये सोनिया गांधी जी के द्वारा 2025 में ही इसके ऊपर एक न्यूज चैनल के अंदर आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे पौधों को काटा जाएगा, आदिवासियों को बेघर कर दिया जाएगा, जो बायोडायवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा, स्वच्छ हवा, संतुलित वातावरण पूरी तरह प्रभावित होगा। साथ में कहा जाएगा कि यहां पर फिलहाल
जिस तरह के नुकसान हो रहे हैं वो पर्यावरण के लिए नुकसान है और आदिवासियों के लिए बड़ी चिंता की बात की गई। कहा गया कि यहां पर लेदर बैक जो समुद्री कछुए हैं जो गलाथिया बे में पाए जाते हैं उनके जो प्राकृतिक आवास है उसे नुकसान होगा, जो रेन फॉरेस्ट है उसे नुकसान होगा, खारे पानी के जो मगरमच्छ और मैकाक यहां मिलते हैं बंदर, उन्हें यहां पर नुकसान होगा। वानिकी के हिसाब से बताएं तो 1.82% जो जंगल है उसे यहां पर नुकसान होगा। ये तमाम चीजें यहां पर कही गई, लेकिन तथ्य यह दिया गया सरकार के द्वारा कि हम इसे जो नुकसान 130 किलोमीटर क्षेत्रफल में हो रहा है उसे हम 2400 किलोमीटर क्षेत्रफल में अरावली के अंदर हरियाणा में विकसित करके रोक देंगे। और जो जनजाति है शोम्पेन और निकोबार की जो जनजाति है जो पीवीटीजी ग्रुप में आती है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में आती है, बोले उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, सरकार ने अपनी तरफ से यह कहा। इन तमाम चुनौतियों के बीच में जैसे ही अभी पिछले महीने एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को इजाजत दी, तत्काल प्रभाव से फिर यहां पर अभी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। चूंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनेगा तो पब्लिक प्राइवेट कौन है तो कहा जा रहा है अडानी है। अडानी इस प्रोजेक्ट को विकसित करेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह बनता है कि जब इस काम को किया जा रहा हो तो एक तरफ विकास खड़ा है और एक तरफ बायोस्फीयर और बायोलॉजी यानी कि बायोडायवर्सिटी खड़ी है। जहां तक बात हो सामरिक रूप से तो पूर्व जो एयर चीफ हैं वो इसको स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो राहुल गांधी जी इसे पूरी तरह से पर्यावरण के विरुद्ध बताते हैं। इस पर बीजेपी की अपनी प्रतिक्रिया है। उन्होंने बीजेपी वालों ने इनसे कहा कि आपको तो चाइना की तरफ से प्रोजेक्ट मिला होगा तब जाकर के आप यहां पर रोकने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि चाइना के साथ आपकी पहले से कोई बातचीत हो रखी है। ऐसे में इन चीजों का तथ्य और आधार हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बीजेपी के आरोप हैं, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती है मोदी जी और अडानी जी के मित्रता के, ये इनकी चाइना से मित्रता के आरोप लगाते हैं। अब कौन सच है कौन गलत ये तो समय बताएगा। उम्मीद है कि आपको दोनों बातें, पर्यावरण वर्सेस जो यहां पर डेवलपमेंट की जो आप रास्ते हैं, उन दोनों के तक एक प्रॉपर सोच बनी होगी। सोच बिल्कुल वैसे ही जैसे तेलंगाना के अंदर जब जंगल कटे थे तो भी एक चर्चा का विषय बना था। हमने आपसे चर्चा की थी कि देखिए हैदराबाद में जंगल की कटाई हो रही है, उसके ऊपर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही थी। अब यह आपका पक्ष है कि आप विकास को किस तरह, विकास के साथ, वनस्पति को किस तरह से विकास के साथ लेकर चलते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करिए।